जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, शाकों के पकाने में सावधानी। जीवन के लिए महान उपयोगी और स्वास्थ्य रक्षा के प्रधान साधन क्षार और विटामिन को उचित मात्रा में प्राप्त करने के लिए शाकों और तरकारियों के पकाने में जितनी अधिक सावधानी बरती जाएगी उतना ही हमारा लाभ है। प्राकृतिक चिकित्सक तो जहाँ तक संभव हो नर्म शाकों और तरकारियों को बिना पकाए हुए और कड़े शाकों को मालूम पकाकर खाने पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने प्राकृतिक आहार करने वाले अनेक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार आहार ग्रहण करने से मनुष्य बहुत थोड़े और सस्ते भोजन के द्वारा ही बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिशाली बना रह सकता है। यद्यपि बहुत समय के अभ्यास से मनुष्य ने अपने आमाशय को ऐसा खराब कर दिया है कि अब वह सब तरह के खाद्य पदार्थों को सहज में कच्चे रूप में नहीं पचा सकता। तो भी यदि बालकों को आरंभ से ही कच्चे शाक, तरकारी और फल खाने की आदत डाली जाए और मैदा, चीनी, मसाले और तरह तरह के चाटों से बचाए रखा जाए तो उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है और वे उन 50 बीमारियों से बचे रह सकते हैं जो आजकल चारों ओर फैली दिखाई पड़ती हैं। अब भी अनेक लड़कों को आरंभ में कच्चा खाने की आदत होती है। भीगे हुए चने, मूंग, गेहूं को थोड़ी तादाद में सभी लड़के खा सकते हैं। तरह तरह के नरम शाक भाजियों को भी बालक मना करते करते चबा जाते हैं। इससे यह मालूम होता है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों को बिना पकाए खाना मनुष्य के प्राचीन समय से आदत रही है, जो आरंभिक जीवन में संस्कार के रूप में प्रकट होती है। पर बड़ी आयु के लोग बराबर उसमें बाधा डालते हैं और बालक को सदा भय दिखाते हैं कि ऐसा करने से पेट में दर्द होगा या दस्त आने लगेंगे। इससे जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है कच्चे भोजन से डरने लगता है और धीरे धीरे उसका आमाशय कच्चे पदार्थों को पचाने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अब से 50 वर्ष पहले भी अनेक प्रकार के कच्चा चना या चने की दाल भिगोकर खाने का बड़ा रिवाज था और उसे बहुत ताकत देने वाला माना जाता था। उस समय बादाम और अंगूर सब जगह कम ही आते थे और तो क्या मूंगफली भी शौक की चीज़ समझकर कम ही खाई जाती थी। तब पहलवान लोग भी चना खाकर व्यायाम करते थे और कहा करते थे कि अमीरों को जो लाभ बादाम देता है उससे ज़्यादा लाभ भीगा चना गरीबों को पहुंचाता है। हमारे यहाँ लकड़ी, खीरा, गाजर, मूली, मटर, हरे चना आदि अब भी कच्चे खाए जाते हैं और ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आवश्यकता है कि इनको सदैव पकाकर उनके गुणों को कम न किया जाए, वरन इनका सलाद आदि बनाकर उनको भोजन के एक भाग के रूप में ग्रहण किया जाए। टमाटर को तो कभी न पकाना चाहिए। वह तो एक रसीला फल है जो अपने खट्टे मीठे स्वाद के कारण स्वाभाविक रूप में बहुत बढ़िया लगता है। पर हमने ऐसे बुद्धिहीन और कृत्रिम स्वाद पर मरने वाले व्यक्ति देखे हैं जो टमाटर को शाक भाजी के साथ खूब पकाते ही नहीं वरन उसे थोड़ा सा उबाल कर उसका छिलका भी छील डालते हैं। ऐसे शौकीन लोगों की बुद्धि पर जितना ही भी तरस खाया जाए कम है, जो अपने हाथ से अमृत जैसे चीज़ को मिट्टी बनाकर खाते हैं और फिर जन्म भर तरह तरह की बीमारियों और शारीरिक कष्टों का रोना रोया करते हैं। अन्य कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लाभदायक पदार्थों को बिना मसाले के नहीं खा सकते। वे खीरा, ककड़ी ही नहीं अमरूद और केले जैसे फलों में भी खूब नमक मिर्च डलवा कर ही खाते हैं। ये लोग फलों का स्वाद तो जानते ही नहीं, उनकी जिह्वा केवल नमक मिर्च के तीक्ष्ण स्वाद का ही अनुभव कर सकती है। ऐसे लोगों की भीड़ आमतौर से डॉक्टरों और वैद्यों की दुकान पर दिखाई पड़ा करती है। कितने ही प्राकृतिक भोजन के संबंध में अन्वेषण करने वालों की यह सम्मति है कि जिस भोजन से मानव शरीर में श्लेष्मा की वृद्धि होती है वो अंत में हानिकारक सिद्ध होता है और अनेक रोगों की उत्पत्ति करता है। इस दृष्टि से सब प्रकार के अनाज, हर तरह की चीनी और दूध, मक्खन, घी आदि सभी पदार्थ मनुष्य के लिए आदर्श आहार नहीं माने जा सकते। इनके श्वेत सार से श्लेष्मा की आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होती है और उसे बाहर निकालने के लिए शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जो धीरे धीरे रोगोत्पत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए जो लोग पूर्ण स्वास्थ्य के अभिलाषी हैं और सदैव रोगों को दूर रखना चाहते हैं, उनको भोजन में केवल फल, तरकारी और शाकों का प्रयोग करना चाहिए और वह भी कच्चे या भाप द्वारा पकाए रूप में। हम समझते हैं कि साधारण मनुष्य इस प्रकार का परिवर्तन कम एकदम नहीं कर सकते। अनेक बार ऐसा प्रयत्न करने से ऐसा शारीरिक संकट पैदा हो जाता है कि जिससे जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि सामान्य मनुष्यों
के शरीर में जगह जगह अनेक प्रकार के पुराने विकार विजातीय द्रव्य दबे पड़े रहते हैं। वे ऐसे आदर्श भोजन के प्रयोग से थोड़े समय में ही बाहर उभर आते हैं और रोगों के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। कभी कभी उनका प्रकोप ऐसा जोरदार होता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति इस सिद्धांत से लाभ उठाना चाहते हैं उनको क्रमशः अपने भोजन में परिवर्तन करना पड़ता है और साथ ही भीतर इकट्ठे विकारों की सफाई भी करते रहनी पड़ती है। इसके लिए उपवास का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना भीतरी अंगों के दोष कभी पूरी तरह निकल नहीं सकते। इसलिए प्राकृतिक भोजन के अनुयायी को अन्न का परिमाण घटाने, फल शाकों के आहार को बढ़ाने और साथ ही उपवास की संख्या भी अधिक करते जाना का ऐसा समन्वय करना पड़ता है कि जिससे भीतरी विकारों का उभार एकाएक न हो और वे धीरे धीरे निकलकर शरीर सर्वथा शुद्ध और निरोग बन जाए। इस कार्य में अपनी परिस्थिति, शारीरिक अवस्था और मानसिक दृढ़ता के हिसाब से 1 से 3 वर्ष तक का समय लग सकता है। पर निश्चय है कि जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को भली प्रकार समझ लिया है और अध्ययन द्वारा अथवा किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास रहकर उसके नियमों और विधियों को ठीक तरह से समझ लिया है, वह यदि दृढ़ता पूर्वक उनका पालन करे तो रोगों से सर्वथा मुक्त होकर आदर्श स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। पर यह एक तरह की साधना है जिसको वे ही लोग कर सकते हैं जिनकी सात्विक वृत्ति हो और जो चटोरेपन की आदत से बचे हुए हों। इसके सिवाय अपने घर और परिवार के वातावरण का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर समस्त घर वाले राजसिक और तामसिक भोजन के अभ्यासी हैं, वहाँ मिर्च, मसाले और मिठाई खटाई का खूब प्रयोग होता है, तो किसी एक व्यक्ति को अपने आहार में उपयुक्त परिवर्तन कर सकना वहाँ न तो संभव होगा और न सुविधाजनक। इसलिए हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फल और तरकारियों का स्वाभाविक रूप में व्यवहार में लाने की सलाह तो सबको देते हैं, पर अन्न, गुड़, चीनी आदि को बिल्कुल छोड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति से कहना उचित नहीं है। हमारे देश के वर्तमान परिस्थिति में केवल फल और तरकारियों का व्यवहार बहुसंख्यक लोगों के लिए कठिन ही है, जिस पर सदा टिक सकना शायद ही संभव हो सके। उनको अन्यत्र बतलाया मिश्रित समतुल आहार ही हितकर है। उससे उनका स्वास्थ्य स्थिर रह सकेगा और रोगों के भयंकर आक्रमण से वे बच सकेंगे। तो अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमें किस तरह का भोजन चाहिए। तो हमें अन्न को कम करते जाना चाहिए और शाक और तरकारियों को अधिक बढ़ाना चाहिए अपने भोजन में, और उनको जैसी प्रकृति हमें देती है उसी रूप में लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसको बहुत ज़्यादा पकाएं, बहुत ज़्यादा उसमें फेरबदल ना करें, एज इट इज़ लेने की कोशिश करें यदि आप पचा सकते हैं। और कभी भी अपने आहार में एकदम से परिवर्तन ना करें, अगर आप धीरे धीरे अपने आहार को परिवर्तित करें, क्योंकि समटाइम्स आपकी बॉडी हो सकता है उसको डाइजेस्ट ना कर पाए अगर आप एकदम परिवर्तित करें, क्योंकि आपकी लंबे समय की आदत है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।